क्या होगा जब सारे न्यूक्लियर पावर देश आपस में भिड़ जाएंगे और शुरू करेंगे अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध। 2019 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने डूम्सडे का पॉसिबल सिनेरियो पब्लिश किया। इसकी शुरुआत होगी वेस्टर्न यूरोपियन नेशन और रशिया से। मॉस्को से मिसाइल दागी जाएगी मोस्ट पॉपुलेटेड यूरोप के मेजर सिटीज पे। बर्लिन, वार्सा, प्राग एक झटके में खत्म होंगे। इसके जवाब में अमेरिका अपने न्यूक्लियर मिसाइल बाहर निकालेगा और मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग नक्शे से गायब हो जाएंगे। इसके बाद 6 देश अपने न्यूक्लियर मिसाइल निकालकर वॉर में भिड़ जाएंगे। चीन, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम सारे मिलकर प्लान ए शुरू करेंगे और ये मानव इतिहास की सबसे आखिरी जंग होगी। दुनिया में ऐसी सिचुएशन बहुत बार क्रिएट हुई पर दुनिया खत्म होते होते बच गई। मगर असलियत में क्या होगा जब वो रेड बटन दबा दिया जाएगा? 6 और 9 अगस्त 1945 इंसानी इतिहास का सबसे काला दिन, जब मिलिट्री ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करने के लिए कोई मिलिट्री ग्राउंड नहीं चुना बल्कि पूरे शहर पर बम गिरा दिया। 2 न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए। वर्ल्ड वॉर 2 के फाइनल फेज में न्यूक्लियर बम गिराकर लगभग 2,14,000 लोगों को मार दिया गया। हिरोशिमा में बस उनकी परछाइयां रह गई थी जो एक्सप्लोजन के वक्त घर के बाहर थे। ये सिलसिला बस यही तक नहीं रुकने वाला था। पॉल टिबेट्स, यूएस एयरफोर्स पायलट जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय हिरोशिमा पर डाला, उन्होंने बताया कि अमेरिका का प्लान सिर्फ जापान के 2 शहरों को टारगेट करना नहीं था। एटॉमिक बॉम्ब लिए 15 बॉम्बर प्लेन उनके ऑर्डर का इंतजार कर रेडी खड़े थे। इन 2 शहरों पर हमला करते ही किसी ने सोचा नहीं था कि जापानीज गवर्नमेंट इतनी जल्दी सरेंडर कर देगी। इसकी शुरुआत हुई मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ 13 अगस्त 1942 को। इसके हेड थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। उनकी कैपेसिटी थी कि वो 1 महीने में 3 प्लूटोनियम बॉम्ब या 1 यूरेनियम बॉम्ब बना सकते थे। ट्रिनिटी कोड नेम रखकर 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में न्यूक्लियर विस्फोट करने की तैयारी शुरू हुई। इसमें जिस प्लूटोनियम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था गैजेट। बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ और नतीजे कई गुना ज्यादा विनाशकारी थे। खैर, अमेरिका का प्लान जापान पर 2 नहीं बल्कि 3 बॉम्ब गिराना था और तीसरा बॉम्ब शायद 19 अगस्त 1945 को गिरता। नागासाकी पर गिराई फैट बॉय बॉम्ब से मिलते जुलते इस बॉम्ब का इनिशियल टारगेट था टोक्यो। जापान की सारी इंडस्ट्रियल एरिया और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन टोक्यो में थी। टोक्यो के बाद आता था कायोटो। कायोटो टारगेट फिक्स हुआ। फिर बीच में आए हेनरी स्टिम्सन जिन्होंने कायोटो पर हमला ना करने की अपील की। इसे बहुत सारी जानी जाती इसलिए नहीं बल्कि उन्होंने अपना हनीमून कायोटो के शहर में मनाया था और वो उस पर्टिकुलर सिटी को नक्शे से गायब हुआ नहीं देखना चाहते थे। ये बहस चली रही थी कि जापान ने 2 एटॉमिक बम गिराने पर सरेंडर कर दिया और लाखों जानें बच गई। मगर क्या होता जब उस वक्त रेड बटन दब जाता और टारगेट सीधा टोक्यो होता? 21 किलोटन का ये बॉम्ब जब टोक्यो से टकराता तब एक तेज रोशनी के साथ 70,000 लोग जगह पर ही राख हो जाते। दूसरे 60,000 सीवियर इंजरी के साथ हाईली रेडिएशन का शिकार हो जाते। एक्सप्लोजन के कुछ मिनटों बाद ही शहर की 30% पॉपुलेशन खत्म हो जाती। लकड़ियों के घर पत्तों की तरह ढह जाते। जापानीज एम्परर और उनकी गवर्नमेंट शायद न्यूक्लियर विस्फोट में खत्म हो जाते क्योंकि उनका पैलेस टोक्यो में ही था। तीसरा एटॉमिक बॉम्ब गिरने के साथ ही जापान सैकड़ों साल पीछे चला जाता और शायद वर्ल्ड वॉर कभी खत्म ही नहीं होता। जापान के सरेंडर के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का चैप्टर खत्म हुआ मगर उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम अब सोवियत यूनियन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। सोवियत यूनियन पर बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का प्लान बनाया गया और कोड नेम था ऑपरेशन अनथिंकेबल। यूरोप को डर था कि सोवियत यूनियन यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ देगा। जोसेफ स्टालिन की रणनीति समझ के बाहर थी और अब किसी भी वक्त नई जंग शुरू होने वाली थी। यूके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का मानना था कि क्रेमलिन पर बस एक बम पूरी सोवियत यूनियन को घुटनों पर ला सकता है, मगर अमेरिका ने कुछ और प्लान कर रखा था। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स 1945 से 1949 के बीच पेंटागन ने सोवियत यूनियन पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए टोटल 9 प्लान बनाए थे। उनमें से ही एक था 1949 का ऑपरेशन ड्रॉप शॉट। इस प्लान के तहत अमेरिका सोवियत यूनियन पर 300 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला था। 100 सिटीज जिसमें 200 टारगेट बनाए गए जिसमें मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग भी शामिल थे। सोवियत को मिटा देने के बाद उस पर कब्जा करने का प्लान अमेरिका और यूरोप मिलकर बना रहे थे। इस प्लान को शुरू करने की तारीख रखी गई 1 जनवरी 1957। मगर कौन सी चीज ने अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को रोक रखा था? क्या वो करोड़ों लोगों की जान नहीं लेना चाहते थे? बिल्कुल गलत। अमेरिका तो इसकी जोर शोर से तैयारी कर रहा था। उसने 250 बम तक बना लिए थे। प्लान शुरू ही होने वाला था कि सोवियत यूनियन से खबर आई कि उन्होंने भी अपना खुद का एटॉमिक बम डेवलप कर लिया है।
अब अगर अमेरिका हमला करता तो दोनों तरफ से मिसाइल चलती। आखिरकार अमेरिका ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। मगर क्या होता जब अमेरिका पहले हमला कर देता? अमेरिकन जनरल ने ये मेंशन किया कि इस हमले में 255 से 425 मिलियन लोग अकेले सोवियत यूनियन में मारे जाते और सोवियत यूनियन नक्शे से मिट जाता। इसके बाद आया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 22 अक्टूबर 1962 ये शायद इंसानी सभ्यता का आखिरी दिन होता, जिसे कहा गया ब्लैक सैटरडे। दुनिया अपने विनाश से कभी भी इतने पास नहीं थी। ये सब शुरू हुआ 1960 से, जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे। आइजनहावर एडमिनिस्ट्रेशन का ग्वाटेमाला में सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था। उन्होंने क्यूबन रिफ्यूजीज को गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिसका लीडर था फिदेल कास्ट्रो। 17 अप्रैल 1961 को यूएस एयरफोर्स ने बे ऑफ पीस पर स्ट्राइक कर कास्ट्रो की सेना को बंदी बना लिया। अपनी जहागीर बचाने के लिए कास्ट्रो ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी। खुर्शीव ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में लगा दिए। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल ऑलरेडी टर्की और इटली में लगाए थे, जो सोवियत यूनियन के पड़ोसी देश है। सोवियत यूनियन ने भी अमेरिका को काउंटर करने के लिए चुपके से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल क्यूबा पहुंचा दिए। अमेरिका कुछ समझ पाती इससे पहले 40,000 सैनिक और 160 न्यूक्लियर मिसाइल खुर्शीव ने क्यूबा में तैनात कर दिए। 16 अक्टूबर का दिन जॉन कैनेडी को पता लगा कि क्यूबा में मिसाइल कहाँ रखे थे। यहाँ से ही खेल शुरू होता है। क्यूबा पे हमला करने की बजाय उन्होंने क्यूबा को ब्लॉकेड करने का आदेश किया, मतलब सारे आइलैंड को क्वारंटाइन किया। मगर 22 अक्टूबर 1962 के दिन कैनेडी ने सोचा नहीं होगा कि सरगसोव सी में सोवियत सबमरीन P-59 क्यूबा में न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा रही थी। सबमरीन के कैप्टन थे वैलेंटाइन सोवित्स्की। उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं था कि यूएस नेवी आइलैंड के आसपास पेट्रोलिंग कर रही थी। यूएस ने पानी में एक्सप्लोजिव छोड़े और वो सीधा सबमरीन से आकर भिड़ गए। उन्हें वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिर पर हथौड़े से वार कर रहा हो। सबमरीन को लगा कि हमला हुआ है तो वो सीधे एक्शन मोड में आ गए। यूएस नेवी नहीं जानती थी कि सबमरीन में 15 किलोटन के न्यूक्लियर वॉरहेड रखे थे। मगर सोवियत नेवी कैप्टन वसिली वर्किपो उस दिन सबमरीन में मौजूद थे। क्यूबा में भेजे जाने से पहले वो K-19 न्यूक्लियर सबमरीन का पार्ट थे। ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान कूलिंग सिस्टम खराब होने के कारण 7 लोग रेडिएशन एक्सपोजर से मारे गए। ये चीज वसिली ने पास से देखी थी। वसिली ने सोवित्स्की को मिसाइल लॉन्च न करने पर मना लिया। अगर उस दिन मिसाइल सबमरीन से चली गई होती तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाता। अमेरिका अपने मिसाइल तुर्की के बेस से यूएसएसआर में डाल देता। फिर उसके जवाब में यूएसएसआर क्यूबा से मिसाइल अमेरिका पर टारगेट करता। न सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन बर्बाद होते, बल्कि तुर्की और क्यूबा नक्शे से मिट जाते। इसमें कम से कम 360 मिलियन लोग मारे जाते। मगर उसके बाद जो न्यूक्लियर बादल एटमॉस्फेयर में फैलते, उससे पूरी दुनिया पर रेडिएशन का खतरा होता। पृथ्वी का टेम्परेचर कई डिग्री से गिर जाता और दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती। मगर किस्मत से सबमरीन के कैप्टन ने रेड बटन न दबाकर पूरी दुनिया को बचा लिया। 2023 के शुरुआत में डूम्सडे क्लॉक लॉन्च की, जो मिडनाइट से 90 सेकंड पीछे थी। दुनिया खत्म होने के लिए 90 सेकंड्स भी बहुत है। रशिया और यूक्रेन युद्ध के दौरान इस घड़ी को 10 सेकंड आगे किया गया था। न सिर्फ यूक्रेन को न्यूक्लियर बम का खतरा है, बल्कि ताइवान भी चीन के दहशत से घिरा है। दूसरा देश है जापान, जिसे न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर मिसाइल डायरेक्टली टोक्यो की तरफ निशाना लगाए खड़े हैं। अब अगर सारे देशों ने मिलकर न्यूक्लियर वॉर छेड़ दिया तो 4400 न्यूक्लियर बॉम्ब हवा में होंगे। जमीन पर गिरने के बाद 150 मिलियन टन रेडियो एक्टिव डस्ट हवा में फैलकर सूरज को ब्लॉक कर देगी, जिससे दुनिया का टेम्परेचर लगभग 7 डिग्री से गिर जाएगा। सिर्फ अकेले अमेरिका और रशिया के बीच छिड़े वॉर में 3 मिलियन लोग पहले 45 मिनट में ही पहले एक्सप्लोजन के बाद मारे जाएंगे। रेडियो एक्टिव फॉल आउट और रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा। ऑस्ट्रेलिया छोड़ा तो दुनिया की हर एक एग्रीकल्चर जमीन खत्म हो जाएगी। 2 साल तक इसका असर लोगों पर होता रहेगा और इससे 5 बिलियन लोगों की जानें चली जाएंगी। ये तो सिर्फ दुनिया की आधी मिसाइलों की बात हो रही है। क्या हो अगर दुनिया की सारी मिसाइलें इस्तेमाल की जाए? है दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा देश सबसे पहले तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करेगा? कमेंट में बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ।